हेलो एवरीवन, आज डेट है 4 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ओ वैली को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था माइक्रोनेशिया को लेकर के। तो माइक्रोनेशिया को अगर हम मैप में व्यू करें तो ओशनिया के सब रीजन के रूप में लोकेटेड है माइक्रोनेशिया रीजन। और ये जो माइक्रोनेशिया रीजन है, यहाँ पर एक स्मॉल इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री है जिसका नेम है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। यहाँ पर लगभग 2.5 साल के बाद में, मतलब कोविड पेंडेमिक जिसने ग्लोबली लेवल पर सभी कंट्रीज को इफेक्ट किया, तो उसके लगभग 2.5 साल के बाद में यहाँ पर कोविड के जो केसेज हैं वो देखने को मिले, जिसकी वजह से ये जो कंट्री है वो न्यूज में बना हुआ था। तो इसकी जो लोकेशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसकी सेल दोबारा से स्टार्ट कर दी गई है 1 वीक के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक फैक्ट समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है, कब से स्टार्ट की गई और किस तरीके से प्रेजेंट टाइम में इसमें अमेंड किया गया है। तो जनवरी 2018 से ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। इसका बेसिक रीजन ये बताया गया कि पहले जो पार्टीज हैं उनको जो सपोर्ट किया जाता था उस प्रोसीजर में एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये जो अल्टरनेटिव के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई, ताकि जो पहले कैश डोनेशन होता था उसकी वजह से पॉलिटिकल फंडिंग में जो इशू देखने को मिलते थे उसको क्लीन करने के लिए प्रोसीजर स्टार्ट किया गया था। और इसमें ये डिसाइड किया गया था कि साल में 4 बार, जैसे जनवरी में 1 से 10 जनवरी को, अप्रैल में 1 से 10 अप्रैल को, जुलाई में 1 से 10 जुलाई और अक्टूबर में 1 से 10 अक्टूबर तक ये जो है ओपन किया जाएगा प्रोसीजर। जिन लोगों को भी, कोई कंपनी है, कोई इंडिविजुअल लेवल पर है, उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, इंडिया की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, अभी कुछ क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे, तो उन पार्टीज को अगर सपोर्ट करना है तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड वो खरीदे। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? एक तरीके का प्रोमिसरी नोट होता है। एसबीआई की कुछ ब्रांचेस को ये राइट दिया गया है कि वहां से ये जो प्रोमिसरी नोट है इंडिविजुअल लेवल पर या कोई कंपनी जो है वो खरीदेगी, वो उस पार्टी को देगी, पार्टी जाकर के दोबारा से उसको जमा करवाएगी एसबीआई में, और वो जो जो भी कैश है, जितने भी पैसे का उन्होंने, जितने भी रुपए का उन्होंने खरीदा है, वो रुपए जो है उनकी पार्टी का जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन वैलिडिटी ये है इसमें कि 15 डेज के अंदर अंदर जो है ये जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड है इसको करवाना होता है, जमा करवाना होता है पॉलिटिकल पार्टी को, नहीं तो ये इसमें जो मनी है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज की हमने बात की कि किन किन को मनी दिया जा सकता है, किन किन को फंडिंग दी जा सकती है, तो आरपीए एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंडर जो है, जो जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है उनको ये मनी जो है, ये फंडिंग जो है वो दी जा सकती है। साथ ही साथ में एक क्राइटेरिया और है, और इसमें ये बताया गया है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने अभी जो है वो कोई भी इलेक्शन हुआ हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हुआ हो, चाहे स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ हो, उसमें 1% वोट जो है वो हासिल किए हों पॉलिटिकल पार्टी ने, उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को ये फंडिंग दी जा सकती है। ओके, तो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में हमने डिस्कस किया, बेसिक जो बातें हैं वो हमने डिस्कस की। अभी नवंबर में क्या देखने को मिला कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले क्या था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 4 बार साल में जो है वो ओपन की जाती थी। इसके अलावा 30 डेज का क्राइटेरिया दे रखा था कि लोकसभा इलेक्शन के पहले 30 डेज के लिए भी ओपन की जा सकती है इस स्कीम को। लेकिन अभी जो है इसको अमेंड करके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन और यूनियन टेरिटरीज में अलग इलेक्शन होते हैं, तो उनके लिए भी इनको ओपन कर दिया गया है। तो उनसे पहले भी 15 डेज के लिए एक्स्ट्रा ओपनिंग की जा सकती है इन ये जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है इसकी, ताकि जिनको भी फंडिंग देनी हो वो फंडिंग दे सके। अब इसमें इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो, अभी स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो एक इशू था
कि कॉन्स्पिरेंसी देखने को मिलती थी, या जो मनी जो है वो गलत तरीके से इन्वेस्ट किया जाता था पॉलिटिकल पार्टीज में फंडिंग को लेकर के, तो वहीं पर एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम इस प्रोसीजर को हमने इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा ये बोला जाता है कि इसमें ये जो प्रोसीजर है इसमें ट्रांसपेरेंसी को फॉलो नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि देखो इस आर्टिकल में मतलब ये जो इशू है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, इसमें हम एक बात समझ सकते हैं कि कोई भी जो पर्सन है इसमें जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है उसका जो नेम है वो लीक नहीं हो पाता है। साथ ही साथ में यहाँ पर ये बताया गया है कि एसबीआई जो बैंक है उसको यहाँ पर ये अलाउ किया गया है कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बेचने हैं। ओके, तो गवर्नमेंट जो है जो पावर में है उसके पास ये पावर रहता है कि वो पता कर सकते हैं कि किसको अपोजिशन पार्टी जो है उनको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। और अगर हम देखें जब से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम स्टार्ट हुई है तो इसकी वजह से 75% तक जो भी यहाँ पर मनी आता है वो जो भी प्रेजेंट टाइम में जो स्ट्रीम में है जिसके पास पावर है गवर्नमेंट उसी को मनी जो है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र हो पा रहा है। तो हम ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर के आए थे, लेकिन इसमें तो ट्रांसपेरेंसी तो मेंटेन की नहीं जा रही और जो मेन पार्टी है जिसके पास पावर है उसको एक तरीके से इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल एक्ट जो है फाइनेंस एक्ट 2017 उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो भी पार्टीज होती हैं मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है वो कितना मनी मिला इसको छूट दी गई है। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि उनको जो है ये सारी बातें बतानी होती है। तो मतलब जो भी हम वोटर्स हैं हमें पता ही नहीं चल पाएगा किस पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो कौन सपोर्ट कर रहा है और वो जो मनी है वो किस तरीके से सर्कुलेट होकर के जो भी बेसिक पॉलिसी है वो इन्फ्लुएंस हो रही है गवर्नमेंट की। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने तो बोला है कि आर्टिकल 19 जो है उसमें उसका इंटीग्रल पार्ट है राइट टू नो। आपको पता होना चाहिए, पता होगा जब भी तो आपको में फ्रीडम आएगी ना। आपको कुछ बेसिक बातें ही नहीं पता है तो आप अपनी फ्रीडम का यूज कैसे कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि राइट टू नो एक बेसिक राइट है और इसी बेसिक राइट पर जो है वो वोटर्स को पता होना चाहिए कि कहाँ पर जो है मनी इन्वेस्ट किया जा रहा है, कौन मनी इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये कुछ इशू है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर के। तो इसमें अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें या सजेशन की बात करें तो सजेशन ये है कि गवर्नमेंट को जो जो इशू है उनमें कुछ अमेंड करने चाहिए और ट्रांसपेरेंसी जो मेन ऑब्जेक्टिव था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का वो हमें मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो ये हमने इस टॉपिक को अच्छे से समझा है। मेंस में अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि न्यूज़ में है। और देखो अगर आप मेंस का पेपर उठा के देखोगे GS1 GS2 GS3 जो पेपर है उनमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स इन्फ्लुएंस होते हैं। तो GS पेपर 2 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में। तो आपको ये बेसिक पॉइंट जो है पता होना चाहिए। देखो बेसिक पॉइंट में आपको फैक्ट के साथ में इंक्लूड करके जो हमारा प्रीलिम्स होता है उसमें आपको फैक्ट्स को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में वो ही फैक्ट जो है वो आपके आंसर राइटिंग में काम आते हैं। जब फैक्ट्स आप इंक्लूड करते हो, स्पेसिफिक टर्म्स आप यूज करते हो, ऐसे देखो आप समझ रहे हो कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो, ये मेंटेन करो, इससे कुछ नहीं होगा। कुछ एक्स्ट्रा जो इनपुट है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो हमें डालने होंगे। जैसे आरपीए अभी मैंने डिस्कस किया कि आरपीए एक्ट 1951 का 29A जो है उसके अंडर जो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है। तो इस तरीके से स्पेसिफिक टर्म जब हमारे आंसर में हम लिखते हैं ना तभी हमारे जो रिटर्न मतलब जो हमें नंबर है वो ज़्यादा गेन होते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर देखिए न्यूज़ पेज पर। और यहाँ पर एम्स दिल्ली में जो साइबर सिस्टम मतलब जो भी कंप्यूटर सिस्टम था उस पर जो साइबर अटैक देखने को मिला, इसमें यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये किस तरीके से इशू जो है वो क्रिएट हुआ। यहाँ पर हमारे जो नेवी चीफ है उन्होंने क्लियर किया है कि 2047 तक इंडिया जो है वो बहुत सारे वेपन को डेवलप करने में बहुत सारा हमारा कमिटमेंट ये है कि हम फुल्ली आत्मनिर्भर हो जाएं 2047 तक। ओके,
तो आत्मनिर्भर की मतलब सेल्फ रिलायंट की इंडिया जो है वो काफ़ी टाइम से बात कर रहा है। हर एरिया में इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम सेल्फ रिलायंट होकर के मतलब अदर कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो सके, और जो एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज पर, और यहाँ पर कुछ स्टडी हुई हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये स्टडी है, और ये स्टडी पब्लिश हुई है अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, इसमें पब्लिश हुई है, और इसमें बताया गया है कि अगर आप सॉल्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके हार्ट अटैक की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो आपको सॉल्ट का कम यूज़ करना है। WHO की गाइडलाइन जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो WHO ने तो 5 ग्राम पर डे जो है उसकी गाइडलाइन दे रखी है कि इतना किसी पर्सन को यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है एक डैश डाइट के बारे में। डैश क्या होता है? डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो इसमें आपको इस तरीके की डाइट जो है वो फॉलो करनी है। आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन मीट, पोल्ट्री, नट्स, whole grains, and reducing the intake of saturated fats, cholesterol, and sugar. The WHO recommend only 5 grams of salt per day. The recent study point to the immense benefit of avoiding salt on the टेबल। मतलब आपको कम से कम यूज़ करना है, और यहाँ पर बताया गया है कि अगर सॉल्ट का हम कम यूज़ करते हैं तो जो भी अटैक के जो इशू है वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है कि देखो, ब्लड डोनेट किया जाता है, उसके बाद में ब्लड को स्टोर किया जाता है। लेकिन पहले क्या था कि ब्लड जो है उसको 42 डेज तक, ट्रांसफ्यूजन से पहले 42 डेज तक आप स्टोर कर सकते हो। लेकिन अभी क्या हुआ है, आवर टीम एट द इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, DBT इन स्टेम, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर, उन्होंने ब्लड को स्टोर करने के लिए इस तरीके के बैग जो है वो डेवलप किए हैं, ताकि इन बैग की एफिकेसी जो है वो इसको बढ़ाया है। और ये जब बैग की एफिकेसी बढ़ रही है तो ब्लड को स्टोर करना जो है वो भी बढ़ रहा है। इससे क्या बेनिफिट होगा कि पहले क्या होता था कि 42 डेज के बाद में जो ब्लड है उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाते थे। साथ ही साथ में जो ऐसे ब्लड सैंपल जो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको स्टोर करना या फिर उनको गेन करना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई भी जो ब्लड है वो नेगेटिव में, जैसे कि O पॉजिटिव आपको इजीली मिल जाएगा, AB पॉजिटिव मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव में जो ब्लड होता है जैसे कि O नेगेटिव, ये ब्लड जो है वो आपको काफ़ी कम, रेयर चांसेस होते हैं इनको मिलने का। तो ईजिली जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इस तरीके के ब्लड को हम स्टोर कर सकते हैं, और जब भी ज़रूरत हो उसका यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यह देखिए FAQ पेज पर, और यहाँ पर आज जो आर्टिकल है इसमें स्पेसिफिक इंडिया में कौन कौन से स्पीसीज हैं वाइल्ड पॉपुलेशन में, जैसे कि चीता के बारे में, राइनो के बारे में, एलिफेंट के बारे में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल जिनकी डेथ हो गई है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कुछ इशू के बारे में। यहाँ पर लेओपार्ड के बारे में बताया गया है कि ट्रक एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हुई है। यहाँ पर कुछ जहर देने की वजह, पॉइजन देने की वजह से डेथ हो गई है। इनको ह्यूमन ने जो है वो ट्रैप करके इनको मार दिया, इसकी वजह से इनकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट रख रखे हैं इसमें मेन पॉइंट ये है कि ह्यूमन का इंटरफेयर जो है वो वाइल्ड लाइफ में ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। पोचिंग एक मेजर इशू सामने आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बताया गया है राइनो और एलिफेंट की कंजर्वेशन जो एफर्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या राइनो का एलिफेंट के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में जो स्टार्ट किया था, और उसके लिए टाइगर के लिए कब किया था, 1973 में जो स्टार्ट किया था। और ये जो राइनो है उसकी पॉपुलेशन के लिए भी 2005 से काम किया जा रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। तो क्या इसमें हमें सक्सेस मिली है या फिर नहीं मिली है? ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम 2012-13 से अब तक देखें तो लगभग 55 आर्म्ड मैन को क्या कर दिया गया है, शूट कर दिया गया है, मतलब उनको एक तरीके से मारा गया है। और मारने का बेसिक रीजन क्या है, क्योंकि वो एंट्री कर रहे थे। 55 आर्म्ड मैन हैव बीन किल्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द
1300 स्क्वायर किलोमीटर टाइगर रिजर्व फॉर अनऑथराइज्ड एंट्री सिंस 2012 टू 2013। ओके, तो ये जो पोचर्स हैं इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू जो हैं वो देखने को मिलते हैं। मतलब इतने लोगों की अगर डेथ देखने को मिली है तो इसकी वजह से आप ये मानिए तो कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो एंट्री करते होंगे, क्योंकि जो ऐसा बोलते हैं कि कोई भी जो केसेस है, मतलब किसी भी एरिया में आप देख लीजिए, उसका 10 to 20% या 30% तक लगभग जो है वो केसेस सामने आ पाते हैं। और तो एक तरीके से हाइडिंग नेचर में जो है वो प्रोसीजर चलता रहता है। तो राइनो के पॉपुलेशन की यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है कि वन हॉर्न्ड राइनो जो है काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, और उसको 1905 में जब उसको प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया था, ओके 1905 में, तो उस टाइम में यहाँ पर वन हॉर्न्ड राइनो, द पॉपुलेशन ऑफ द वन हॉर्न्ड राइनो वाज अबाउट ए डजन, मतलब लगभग 12 के लगभग, एक दर्जन के लगभग वहाँ पर संख्या थी। लेकिन 2022 की जो राइनो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो काजीरंगा में 2613 राइनो की पॉपुलेशन है। मतलब जो काम किया गया उसके रिजल्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। और जो टोटल पॉपुलेशन है राइनो की 4014, उसमें से 65% जो है वो काजीरंगा में अवेलेबल है। और इंडिया और नेपाल में 11 हैबिटाट है राइनो के। एक डेकेड अगो, मतलब लगभग 10 साल पहले अगर हम देखें तो राइनो की जो पॉपुलेशन है वो 2454 थी। ओके, तो फोकस किया गया किसके ऊपर, राइनो की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। और मेन फोकस किया गया कि हम जो है कुछ एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज के रूप में डेवलप करें और वहाँ पर पॉपुलेशन जो है उसको इंक्रीज किया जाए। तो 2010 में काजीरंगा जो है वहाँ पर हाइयर डेंसिटी देखने को मिली थी, किसकी, जो राइनो है उसकी पॉपुलेशन की। फिर यहाँ पर एंटी पोचिंग की बात की गई है। देखो यहाँ पर इशू जो है इसके बारे में बताया गया है कि इंडिया और नेपाल जो है उसमें अगर हम बात करें तो पोचिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन जो है वो देखने को कम मिल रही है। ओके, 2013 में 54 से दो एंड 2014 टू 1 ईच इन 2021 एंड 2022, मतलब इतने राइनो जो हैं 2013 में जो पॉपुलेशन ज़्यादा थी राइनो की वो धीरे धीरे टाइम के साथ में कम हुई है, लेकिन अभी भी पोचिंग जो है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये मेजर इशू है किसकी पॉपुलेशन को लेकर के, राइनो की पॉपुलेशन को लेकर के। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पोचिंग है वो इसलिए इसके ऊपर फोकस किया जाता है क्योंकि जो म्यांमार है और वो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में कनेक्टेड है, साथ ही साथ में जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है वो देखने को मिलती है। साथ ही साथ में यहाँ पर बताया गया है कि पोचिंग तो एक मेन इशू है ही, जो एलियन इन्वेजिव जो प्लांट होते हैं, मतलब बाहर से दूसरी कंट्री से कुछ ऐसे प्लांट जो आ गए हैं उनकी वजह से भी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। राइनो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर जो ग्रासलैंड एरिया है वहाँ पर इन प्लांट की स्पीसीज जो देखने को मिल रही है और वो राइनो को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। अब बात आती है एलिफेंट की, तो इंडिया में जो एशिया एलिफेंट जो है, एशियन एलिफेंट जो है उसकी 60% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है। इंडिया उनका घर है। 2017 में लास्ट काउंट की गई थी एलिफेंट की पॉपुलेशन और 29,964 पॉपुलेशन थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ सालों में एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। The species is listed as endangered on the IUCN Red List of Threatened Species and Schedule First of the Wildlife Protection Act। बहुत सारी बार में क्या होता है कि जैसे चीता अभी न्यूज़ में था, ओके क्योंकि इंट्रोड्यूस किया गया, री इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, तो वहाँ पर IUCN में उसका क्या क्राइटेरिया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन सी शेड्यूल के अंडर उसको रजिस्टर किया गया है, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, पूछ लेते हैं। ओके कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या एंडेंजर्ड स्पीसीज है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। अब ये जो एलिफेंट है इनके लिए भी क्या इशू है, एलिफेंट के लिए भी वही इशू है कि एलिफेंट एक बिग एनिमल है और उसको रहने के लिए वास्ट एरिया चाहिए। तो फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज होता जा रहा है, ह्यूमन की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है फॉरेस्ट एरिया में, जिसकी वजह से जैसे कि रोड, रेलवे लाइन ये ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जैसे कि यहाँ पर ये जो ऑबिट्यूरी दे रखी है अलग अलग एनिमल की, इसमें भी जो नंदनी एलिफेंट है उसके बारे में बता रखा है कि ट्रेन की टक्कर की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब ह्यूमन
एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फॉरेस्ट एरिया तक इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से भी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम एवरेज की बात करें तो हर साल जो है वो 500 ह्यूमन और 100 एलिफेंट जो है वो मार दिए जाते हैं कंट्री में। ऐसे कन्फ्रंटेशन दोनों मतलब ह्यूमन एनिमल जो ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट जो है उसमें। हमारा जो साउथ इंडिया है, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जो है, वहाँ पर इंडिया में जितनी भी एलिफेंट पॉपुलेशन है उसका 44% जो है वो वहाँ पर पाया जाता है। तो एलिफेंट को लेकर के इशू क्या है? इशू यही है कि 1992 में जो प्रोजेक्ट हमने इस्टेब्लिश किया था, उस प्रोजेक्ट में हमें फोकस करना है कि उनका जो हैबिटाट एरिया है उसको हम क्या करें, सेव करें। अब देखो फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक फॉरेस्ट एरिया से दूसरे फॉरेस्ट एरिया तक हमें एलिफेंट कॉरिडोर जो है वो बनाने चाहिए, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने चाहिए। और प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 32 एलिफेंट रिजर्व है, जिसमें लेटेस्ट जो है वो एडिशन किया गया है अगस्त्या मलाई एलिफेंट रिजर्व का 2022 में। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे, प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 101 एलिफेंट कॉरिडोर जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया है। इनको बेसिक लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट जब किया जाएगा तो रिजल्ट जो है और अच्छा देखने को मिलेगा। ये है नंदनी एलिफेंट और इनका 2022 में अभी 21 नवंबर को ट्रेन की हिट की वजह से इनकी डेथ हो गई है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो चीता को लेकर के है। और चीता को इंडिया में रीइंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि इंडिया में ये एक्सटिंक्ट हो गए थे। और एशियन चीता नहीं, हम अफ्रीकन चीता इंडिया में लेकर के आए हैं क्योंकि एशियन चीता प्रेजेंट टाइम में ईरान में प्रेजेंट है और कुछ ही पॉपुलेशन उसकी वहाँ पर है। ओके, तो चीता इंडिया में कोनो नेशनल पार्क जो है वहाँ पर रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा, 5 फीमेल और 3 मेल। पहले इनको जो है वो एक तरीके से कुछ जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जो भी हमारे डॉक्टर हैं, उनकी निगरानी में इनको रखा गया। पूरा जो है ध्यान रखा गया कि जो भी एरिया है जहाँ पर इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसके एनवायरनमेंट में ये अच्छे से अपने आप को झेल पाएँ। तो देखो पहले जो पॉपुलेशन है चीता की वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन टाइम के साथ में जो पोचिंग एक मेन इशू है उसकी वजह से कम होती गई। तो यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क जो है वहाँ पर ये बोला जा रहा है, ये मेजर इशू रखा जा रहा है कि जो चीता है उनको वहाँ पर रहने के लिए एक एनफ जो स्पेस होना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अदर प्रेडेटर जैसे कि टाइगर, लोयन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इनकी जो फूड चेन है उसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर के। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दिया है कि भाई फोकस करना है, जिस तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो हमने चलाया और उनकी पॉपुलेशन के हमने फोकस किया, सेम इसी तरीके से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर भी फोकस किया जाए। ओके, अब ऐसा पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली हो। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी अप्रैल 2021 में एक ऑर्डर पास किया था कि जो इलेक्ट्रिक जो लाइन होती है उनमें ट्रैप होने की वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इनकी सबसे ज़्यादा डेथ देखने को मिल रही है। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो लगभग 150 जो है इनकी पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में बची हुई है। तो इसकी ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो एक तरीके से एक बड़े साइज में एक बर्ड है। जब ये उड़ता है तो जो भी इलेक्ट्रिक लाइन होती है उसमें ट्रैप हो जाता है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ जो है वो देखने को मिल रही है। तो इसको लेकर के 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी इलेक्ट्रिक लाइन है उनको अंडरग्राउंड जो है वो एस्टेब्लिश किया जाए, और अंडरग्राउंड जो पावर लाइन्स हैं उन्हीं के जब वो जो प्रोसीजर चलता रहेगा तो 1 साल के लिए जो बर्ड डाइवर्टर्स हैं वो इम्प्लीमेंट किया जाए, हैंगिंग किया जाए उनको, ये जो भी इलेक्ट्रिक लाइन है, ताकि इस तरीके के इशू जो है वो ना देखने को मिले। ओके, तो ये मेजर इशू है। साथ ही साथ में जो भी अदर इश्यूज की अगर हम बात करें तो इनके लिए जो प्रोटेक्शन एरिया जो है वो काफ़ी कम है। अदर जो स्पीसीज हैं उनका इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे इंडिया में कुछ ऐसे सेंटर डेवलप किए गए हैं, जैसे जैसलमेर में जो सम एरिया है, मतलब जो वहाँ पर नेशनल पार्क है वहाँ पर फोकस किया गया है। डेजर्ट नेशनल पार्क में जैसलमेर में वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, वाइल्ड लाइफ जो एंथुसियास्ट हैं
वाइल्ड लाइफ जो एक्टिविस्ट हैं उनके साथ में मिल करके कि उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। तो उनके जो भी एग होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इश्यू देखने को मिलते हैं कि जैसे कि डॉग है या फिर और भी अदर लेवल पर जो भी स्पीसीज है, जो भी एनिमल है, उनकी वजह से इफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मेजर इशू ये भी है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड है तो वो उड़ करके प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर भी चले जाते हैं। ओके, तो इसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन को कंजर्व करना जो है वो एक मेजर इशू बना हुआ है। तो बेसिक जो भी थ्रेट है उन सभी को फोकस करते हुए जो है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी पॉपुलेशन को हम बना के रख सकें। ओके, तो ये आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।